हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज हम अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं ये हमारे इस सीज़न की 2021-2022 की क्लास 12 की ये पहला लेक्चर है। ठीक है, इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 विलियन या सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले यही समझेंगे कि जो विलियन होता है या सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम इसे ही डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो चैप्टर 2 है वो हमारा चैप्टर 2 क्या है, विलियन है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी अगर हमारे पास में कोई भी विलियन होगा तो उसके कुल कितने पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, जो विलियन हमारे पास में होता है, विलियन के कुल कितने पार्ट्स होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा आप भी इसे। विलियन के कुल कितने पार्ट्स होते हैं, तो विलियन के दो ही पार्ट्स होते हैं। एक तो पार्ट्स होता है विलियन का विलय, और जो दूसरा पार्ट्स होता है विलियन का वो होता है इसका विलायक। तो इसमें एक तो पार्ट होगा इसका विलय और दूसरा क्या होगा, इसका विलायक होगा। ठीक है, जिसके दो ही पार्ट होंगे। अब हम समझेंगे विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, इसके डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, विलियन को इंग्लिश में बोल देते हैं सॉल्यूशन, और जो विलय है इसे हम बोल देते हैं सोल्यूट। और ये जो हमारा विलायक है ये हमारा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ विलय क्या होता है। विलय वो होता है, वह होता है जो विलियन में कैसा रहता है, कम मात्रा में। ठीक है, और जो हमारा विलायक होता है वो विलियन में कैसा रहता है, अधिक मात्रा में। ये बात हमें अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी कि जो विलय होगा वो हमेशा कम होगा और जो विलायक होगा वो हमेशा कैसा होगा, अधिक होगा। इससे अलग एक गुण और भी है, विलय वह होता है जो घुल जाए। ठीक है, वह होता है जो घुल जाए, तो याद रखिएगा, जो घुल जाए। ठीक है, जो घुल जाए, जो घुल जाएगा वो भी हमारा क्या होगा, विलय होगा। और जो घोल लेगा, ठीक है, जो घोल ले वो हमारा क्या होगा, वो हमारा विलायक होगा। तो विलय में और विलायक में आपको यहाँ से अंतर भी सही से समझ में आ गया होगा। विलय वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य दूसरे पदार्थ में घुल जाएं, और विलायक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोल लेते हैं। अगर हम बात करेंगे विलियन की, तो विलियन में ये दो ही पदार्थ होते हैं, एक विलय और दूसरा विलायक, एक घुलने वाला और दूसरा घोलने वाला। याद रखिएगा, विलायक विलियन में केवल एक ही हो सकता है और विलय एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, विलय एक से ज़्यादा हो सकते हैं, विलायक केवल एक ही होगा। अब मैं यहाँ एक छोटी सी चीज़ और आपको समझा देता हूँ, वो ये है कि अगर एक विलय है और एक विलायक है, ठीक है, विलय भी कितना है, एक विलय है और एक ही क्या है, विलायक। ऐसे विलयन को हम बोल देते हैं द्विअंगी विलयन, अर्थात दो अंग वाला विलयन। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे, द्विअंगी विलयन। अगर हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, तो जैसे कि हमारे पास में विलायक अधिक हो सकते हैं, विलायक कितने हो जाएंगे, विलायक अधिक हो सकते हैं यदि हमारे पास में दो विलय हो जाएं और एक विलायक हो जाए, दो विलय प्लस एक विलायक। इस अवस्था में, इस कंडीशन में हम इसे बोल देंगे त्रिअंगी विलयन। ठीक है, त्रिअंगी विलयन, तीन अंग वाला विलयन। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है, या विलयन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। एक विलय होता है और दूसरा विलायक। विलय वह होता है जो विलयन में कम मात्रा में होता है और विलायक में घुल जाता है। विलायक वह होता है जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है और विलायक को घोल लेता है। विलायक एक ही होगा और विलय की मात्रा एक से अधिक हो सकती है। हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी घुलनशील पदार्थों का अधिकतर प्रयोग करते हैं वे सभी के सभी अधिकतर क्या होते हैं, विलयन होते हैं। अब हर किसी को विलयन नहीं कहा जा सकता। जैसे कि हम बात करेंगे किसकी, पानी की, तो जो पानी है, जो जल है, वो कैसा है, शुद्ध अवस्था में है। तो जल जो हमारा होगा वो कैसा होगा, वो हमारा विलायक होगा, क्योंकि बहुत सारे अन्य पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है। बात करेंगे, एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ जल विलायक नहीं रहता है, विलय भी हो जाता है। मैं यह भी आपको अभी समझा दूंगा, कब विलय होगा कब विलायक होगा, ये भी आपको अच्छे तरीके से भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूंगा। तो यहाँ हम पहले थोड़ा सा इसे समझ लेंगे कि यदि एक विलय है और एक विलायक है
तो तब हम इसे क्या बोल देंगे, द्विअंगी विलयन। और यदि विलय 2 हैं और विलायक कितना है, 1 है, तब हम इसे क्या बोल देंगे, त्रिअंगी विलयन। चलिए बात करते हैं जल की। जल कब विलय हो सकता है और कब विलायक हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे एक बार जो हमारे पास में था ये एक बार इसे देख लेते हैं। चलिए कोई एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। जल, हम अभी जल की बात कर रहे थे, तो जल जो है हमारा कब विलय होगा और कब विलायक होगा, तो इसकी बात करेंगे। कब जल क्या होगा, विलय, और कब क्या होगा, विलायक। अब मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ इसका, तो आपको ये सही से समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपको इसका पता चल जाएगा। हमारे पास में 1 लीटर जल है, ठीक है। हमारे पास में क्या है, 1 लीटर जल, और हम इस 1 लीटर जल को हम घोल देते हैं इसे 5 लीटर दूध में। तो यहाँ हम इस कंडीशन को देखेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे पास में जल है उसकी मात्रा कैसी है, कम है। और बात करेंगे दूध की, तो इसकी मात्रा हमारे पास में कैसी है, अधिक है। जो अधिक मात्रा में होगा वो हमारा क्या होगा, विलायक होगा, और जो कम मात्रा में होगा वो कम मात्रा में क्या होगा, विलय। तो यहाँ हम इस कंडीशन की बात करेंगे, तो यहाँ जो हमारा जल है वो जल हमारा क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। मगर इस कंडीशन को अगर हम बदल दें, इस शर्त को हम बदल दें, जो जल है, जल को हम ले लें कितना, 5 लीटर, और ठीक है, जल हमने यहाँ कितना ले लिया है, 5 लीटर, और दूध हम इसके साथ में ले रहे हैं 1 लीटर, 1 लीटर दूध। तो यहाँ बदल जाएगी कंडीशन। यहाँ जो हमारे पास में दूध है वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, और जो हमारे पास में जल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ विलायक हो जाएगा। ठीक है, जो कम मात्रा में होगा वो विलय, और जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक। ठीक है, इस टाइप से हम इन्हें डिफाइन कर लेंगे। चलिए अभी एक बार इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं, और एक चीज़ और छोटी सी स्पष्ट कर लेते हैं। विलयन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था विलय और विलायक, ये हमने पढ़ लिया है अभी, विलय और विलायक। ठीक है, अभी हमने समझ भी लिया है, इनकी हम डेफिनेशन भी अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, ये आवश्यक नहीं है कि विलय विलायक में पूर्ण रूप से ही घुल जाए। पूर्ण रूप से घुल भी सकता है और नहीं भी। अगर पूर्ण रूप से घुल जाता है तो ऐसे विलयन को हम बोल देते हैं समांगी, और अगर पूर्ण रूप से नहीं घुलता है तो ऐसे विलयन को हम बोल देते हैं विषमांगी। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि घुलनशीलता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करेंगे घुलनशीलता की, तो घुलनशीलता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। समांगी विलयन तब कहेंगे जब विलय विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाएगा, और विषमांगी तब कहेंगे जब विलय विलायक में पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं विलय की। तो विलय की डेफिनेशन जैसे हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, वही डेफिनेशन हमें यहाँ देनी है। तो वही डेफिनेशन हमने लिख भी रखी है। विलय क्या होता है, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थों में, ठीक है, इसे सही कर लेंगे, दूसरे हैं यहाँ ये, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थों में घुल जाते हैं तथा विलयन में सामान्यतः कम मात्रा में पाए जाते हैं, विलय कहलाते हैं, या विलय कहलाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल हमने किसका लिया है, नमक का है, ग्लूकोज का है और शक्कर का है। ये सामान्यतः जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये 3 के 3 एग्जाम्पल, इनसे अलग और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मिट्टी भी हो सकती है। ठीक है, तो वे अगर कोई दूसरे पदार्थ में घुल जाता है तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा कहलाएगा विलय। चलिए देखते हैं विलायक की डेफिनेशन। तो विलायक की डेफिनेशन इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, जो हम समझ लेते हैं लगभग ऐसी ही है। वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है और विलयन में अधिकांशतः अधिक मात्रा में पाया जाता है, विलायक कहलाता है। जैसे कि पानी है, अभी हम पढ़ रहे थे पानी या जल, ठीक है, एल्कोहल है, और एल्कोहल के साथ साथ में क्या है, ईथर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, विलयन की। तो हमने विलय और विलायक से ही मिलकर विलयन की भी डेफिनेशन दी है कि विलय और विलायक के मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। चलिए देखते हैं विलयन की डेफिनेशन। तो विलयन की डेफिनेशन भी हमने ठीक इसी प्रकार से दी है कि विलय या विलायक के मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, अब किसी विलयन में एक से अधिक विलय हो सकते हैं। अगर एक से अधिक विलय है तो उसे हम क्या नाम देंगे, जैसे कि हमारे पास में उसमें एक विलय है और एक विलायक है, तब हम उसका नाम देंगे द्विअंगी विलयन। और यदि हमारे पास में 2
विलय है और एक विलायक है, तब हम उसका नाम देंगे त्रिअंगी विलयन। ये भी हम इसमें पढ़ चुके हैं कि यह आवश्यक नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि जो विलय पदार्थ है वो विलायक में पूर्ण रूप से ही घुलेगा। पूर्ण रूप से घुल भी सकता है और नहीं भी, अल्प रूप से घुलना जरूरी है। अगर एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं तब हम उसे विलयन नहीं कहेंगे, तब वह हमारा विलयन बना हुआ नहीं होगा। तो यह आवश्यक है कि थोड़ी बहुत मात्रा में तो घुले। पूर्ण रूप से घुल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर घुलना जरूरी है। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं घुला तो भी कोई प्रॉब्लम हमें इसमें नहीं होने वाली है। तो यहाँ सबसे पहली बात ये जरूरी है कि पूर्ण रूप से घुलेगा या नहीं घुलेगा। ठीक है, घुलना जरूरी है, पूर्ण रूप से घुले ना घुले वो एक बात अलग है। अगर बिल्कुल भी नहीं घुलता है तो वह विलयन नहीं बनाएगा। तो अगर पूर्ण रूप से घुल जाता है तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या बोल देंगे, इसमें समांगी विलयन। और यदि पूर्ण रूप से नहीं घुलता है विलय विलायक में तो इस प्रकार के हम विलयन को क्या बोल देंगे, विषमांगी विलयन। ठीक है, ये बात आपको सही से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इसमें पढ़ते हैं विलयन के प्रकार। अब हम विलयन के प्रकार पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, हमने विलय और विलायक तो पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब कभी आपने नहीं सोचा होगा, अब हम पढ़ना चाह रहे हैं विलय और विलायक। कभी कभी ऐसा होता है कि विलय कैसा होता है, ठोस, और विलायक कैसा होता है, द्रव। तो ऐसे एग्जाम्पल तो आपने बहुत पढ़े होंगे कि जब ठोस द्रव में घुल जाता है, मगर कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिए जब विलय होता है द्रव और विलायक होता है ठोस, और वे दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि जो लिक्विड है, जो बहता हुआ होगा, वो किसी ठोस में घुल जाता है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जब विलय कैसा होगा, ठोस, और वो द्रव में घुल जाएगा। तो हमें ये एग्जाम्पल इनके पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इस टाइप से ये हमारे होते हैं 9 प्रकार के। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं इसमें जब विलय किस अवस्था में है। विलय है हमारा ठोस अवस्था में, और विलायक भी हमारा कैसा है, ठोस अवस्था में। विलय और विलायक दोनों के दोनों कैसे हैं, ठोस। तो इसको जो एग्जाम्पल हमारे पास में होता है वो हमारे पास में होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु के एग्जाम्पल हम घर में यूज़ करते थे, पता नहीं अब करते हैं या नहीं, हमारे यहाँ तो है भी कुछ में। तो इसका जो मिश्र धातु का एग्जाम्पल होता है वो होता है इसमें पीतल। पीतल में जो पीतल के जो 2 पार्ट्स हैं वे 2 हैं। एक तो इसमें कॉपर होता है, ठीक है, लगभग 80%, और जो दूसरा होता है वो इसमें जिंक होता है, ये लगभग कोई होता है इसमें 20%। तो जो हमारे पास में मिश्र धातु जिसकी हमने यहाँ बात करी है पीतल की, ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। दोनों के दोनों ठोस होते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो इस प्रकार से क्या प्राप्त होती है हमें यहाँ मिश्र धातु। तो मिश्र धातु जो एग्जाम्पल है वो किसका है, ठोस का, ठोस में विलयन का है। यहाँ विलय कौन है, विलय है जिंक, और विलायक है यहाँ हमारे पास में कॉपर। तो यहाँ हमारे पास में जो ये मिश्र धातु है, जो एग्जाम्पल है हमारे पास में पीतल का, इसमें जिंक घुला हुआ है किसमें, कॉपर में। चलिए बात करते हैं अब अपने दूसरे टाइप की। जो हमारे पास में दूसरा टाइप है वो हमारा है द्रव का ठोस में विलयन। अब द्रव घुल गया है ठोस में। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी मिलेंगे कि जी जब आप सोचोगे कि आपकी सोच से भी कुछ विपरीत होंगे, हो सके आपने ना पढ़े हों। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, एक ऐसे एग्जाम्पल की जब एक जो हमारा द्रव है वो द्रव हमारा घुला हुआ है किसमें, ठोस में। ठीक है, और इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल हम इसका क्या ले रहे हैं, धातु अम्लगम ले रहे हैं। धातु अम्लगम कब बनेगा, तो जब हम पारे को लेंगे Hg को और हम इसे काहे में डाल देते हैं, सोडियम में। तो सोडियम कैसा होता है, ठोस, और पारा जो मरकरी होता है वो कैसा होता है, द्रव। तो यहाँ क्या बन जाता है, सोडियम अम्लगम बन जाता है, और ये दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं। यहाँ कौन घुलेगा, यहाँ मरकरी घुलेगा किसमें, सोडियम में। तो ये दूसरा एग्जाम्पल भी आपने सही से समझ लिया होगा। फिर हम बात करेंगे इसके तीसरे एग्जाम्पल की। तो तीसरा एग्जाम्पल है हमारा गैस का ठोस में विलयन। अब कोई गैस घुली हुई है किसमें, ठोस में। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल हमने लिया है किसका, हाइड्रोजन का पैलेडिनियम में विलयन। जो हाइड्रोजन गैस होती है, जो H2 गैस होती है, ठीक है, वो घुल जाती है किसमें, Pt में भी और Pd में भी, पैलेडिनियम में भी और प्लेटिनियम भी। पैलेडिनियम और प्लेटिनियम जो धातु होती हैं वे हाइड्रोजन गैस को सोख लेती हैं। ठीक है, ये दोनों की दोनों ठोस अवस्था की हैं। इनकी अवस्था जो होती है वो ठोस होती है, प्लेटिनियम की भी और पैलेडिनियम की। और जो हाइड्रोजन है उसकी जो अवस्था होती है वो कैसी होती है, गैस। तो यहाँ गैस घुल जाती है किसमें, ठोस में। क्यों, क्योंकि प्लेटिनियम और पैलेडिनियम दोनों की दोनों धातु गैस जो हमारे पास में हाइड्रोजन है उसे सोख लेती हैं। चलिए इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
तो अगला एग्जाम्पल है ठोस का द्रव में विलयन। ये आपने बहुत देखा होगा, जैसे कि ग्लूकोज का जल में विलयन। तो घर में शरबत बहुत बनाते हैं, तो ये शरबत जो है वो एक एग्जाम्पल है किसका, ठोस का द्रव में विलयन का। फिर हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल 2 की, द्रव का द्रव में विलयन, जैसे कि अल्कोहल का जल में विलयन, या हम इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे। अभी हम एक एग्जाम्पल समझ रहे थे, जल प्लस दूध का विलयन। हम इसे जल और दूध के विलयन से भी समझ सकते हैं। अगर हमारे पास में विलयन किसका है, जल का और दूध का है, तो उससे भी हम इसे समझ सकते हैं, जल या दूध का विलयन। ठीक है, तो जल और दूध का विलयन भी दोनों का दोनों कैसा होता है, द्रव का द्रव में ही विलयन होता है। अब बात करते हैं इस टाइप के थर्ड एग्जाम्पल की, या थर्ड टाइप की, जब एक गैस घुली हुई होती है किसमें, द्रव में। तो यहाँ हमारे पास में एग्जाम्पल होता है सोडा वाटर। जो भी हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में ये जो हम दुकान पे से खरीद के ले आते हैं, पेप्सी हो, कोको कोला हो, ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये सब की सब क्या होती हैं, सोडा वाटर होती हैं। इनमें क्या होता है, जो CO2 गैस होती है वो घुली होती है किसमें, H2O में। ठीक है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, सोडा वाटर। और यही हमारा क्या है, गैस का द्रव में विलयन। इसमें गैस घुली हुई है किसमें, द्रव में। CO2 एक गैस है, और जो हमारे पास में H2O है वो एक द्रव है। ठीक है, वाटर कैसा होता है, द्रव होता है। चलिए बात करेंगे अगले एग्जाम्पल की। तो जो अगला एग्जाम्पल है वो है हमारा ठोस का गैस में विलयन। अब ठोस घोलना है हमें किसी गैस में, तो जो हमारे पास में कपूर का एग्जाम्पल लेंगे हम, यहाँ कपूर नाइट्रोजन गैस में घुल जाता है। तो यहाँ कपूर का जो नाइट्रोजन में विलयन होगा वो कैसा होगा, ठोस का गैस में विलयन होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो यहाँ हमारे पास में है द्रव का गैस में विलयन। जब हम क्लोरीन लेंगे, और क्लोरीन कैसा होगा, लिक्विड कंडीशन में, तो ये नाइट्रोजन में घुल जाता है। नाइट्रोजन कैसा होगा, गैसी कंडीशन में। बात करेंगे अपने थर्ड एग्जाम्पल की, जो हमारा सबसे लास्ट का एग्जाम्पल है इस टाइप का। यहाँ है गैस का गैस में विलयन। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास में वायु है। वायु एक गैसीय मिश्रण ही होता है जिसमें बहुत सारी और अन्य गैस मिली हुई होती हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारे पास में 9 टाइप थे। तो मैं यहाँ बात करूँगा शुरू में जो हमने विलायक लिया था वो कौन लिया था, हमने शुरू में विलायक लिया था हमने ठोस। 3 टाइप में ठोस विलायक था। 3 टाइप में जो हमारे पास में विलायक था वो कौन था, द्रव था। और बाद के जो 3 टाइप थे, इन 3 टाइप्स में हमारे पास में जो विलायक था वो कौन था, गैस था। ठीक है, तो ये टाइप्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इससे अगला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। ये विलयन हमने पढ़ लिया है, अब हम अपना पढ़ेंगे भार या द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। अगर हमारे पास में 100 ग्राम, हम भार प्रतिशतता पढ़ रहे हैं, 100 ग्राम हमारे पास में क्या है, विलायक है। ठीक है, या विलयन लीजिए। ठीक है, 100 ग्राम हमारे पास में क्या है, विलयन। तो विलयन में कितने पदार्थ होते हैं, विलयन में 2 ही पदार्थ होते हैं। एक क्या होगा, विलय, और दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, एक क्या होगा, विलय, और दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। अब हमें पता है विलय का है 10 ग्राम और विलायक का कितना है, 90 ग्राम। तो याद रखिएगा 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की जो ग्राम में मात्रा है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, भार या द्रव्यमान प्रतिशतता। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को भार या द्रव्यमान प्रतिशतता क्या कहते हैं। कैसे कहते हैं, आराम से हम इसे समझ लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलय का भार। अब विलय का भार कितना है, 10 बटे विलयन का भार कितना है, 100। प्रतिशतता निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, 10%। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अब आपको और समझा देता हूँ, इसे इसके फॉर्मूले से समझा देता हूँ, इसकी डेफिनेशन से भी समझा देता हूँ, इसकी डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिएगा हमने इसकी डेफिनेशन भी यही लिखी है जो भी हम समझ रहे थे। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को विलयन की भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। और उसका फॉर्मूला भी वही होता है जो अभी हम 1 मिनट पहले समझ रहे थे। क्या कि भार या द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होती है विलय का भार बटे विलयन का भार गुना 100। अब याद रखिएगा जो मात्रक पद्धति है वो दोनों की कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। विलय और विलायक की जो मात्रक पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए, सेम। अब भार या द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर किसकी होगी, विलय का भार या द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का भार या द्रव्यमान ग्राम में, और बाद में इसके आ जाएगा गुना 100। ठीक है, इस टाइप से इसका फॉर्मूला बन जाएगा।
अब इसका सवाल देखते हैं। इसका सवाल हमारे पास में है 1 किलोग्राम विलयन में विलय के 0.25 ग्राम घुले हैं विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 किलोग्राम विलयन में विलय के 0.25 ग्राम घुले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसे एक मात्रक पद्धति में कर लेंगे। ये हमारे पास में, अब एक चीज़ और समझिएगा, ये शायद मेरे विचार से गलत लिखा हुआ है 0.25 ग्राम, ये 25 ग्राम ही होगा, ठीक है, नहीं तो ये यहाँ किलोग्राम में लिखा हुआ होगा। अभी जब इसका आंसर हम करना शुरू करेंगे इसके आंसर में हमें पता चल जाएगा, हम इसे सही से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो विलयन का भार है हमारे पास में 1 किलोग्राम, सबसे पहले हम इसे किस में बदल देंगे, ग्राम में। ये जो हमें 0.25 ग्राम लिख रहा है ये 0.25 किलोग्राम है, ये गलत लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, या तो ये हमारे पास में लिखा होना चाहिए था यहाँ 25 ग्राम। ठीक है, तो अगली लाइन देखिएगा। अब हम इसमें विलय का देखते हैं, बिल्कुल एकदम सही, किलोग्राम था तो यहाँ 250 ग्राम आएगा, सॉरी। तो ये हमारे पास में क्या है, किलोग्राम है, 0.25 किलोग्राम। तो इस किलोग्राम को भी हम काहे में चेंज कर देंगे, ग्राम में ही चेंज कर देंगे और फॉर्मूला लगाएंगे अपना। फॉर्मूला हमारा होता है क्या, विलय का भार बटे विलयन का भार गुना 100। तो जब हम इसकी गुना भाग करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 25%, 25% हमें इसका द्रव्यमान या भार प्रतिशतता निकल के आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे सवाल की। जो दूसरा सवाल है ये आपको खुद करना है, इसे आप आराम से आसानी के साथ में कर लेंगे, बहुत ही आसान से इसके सवाल हैं। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसके 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 300 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और 450 ग्राम जल है, मिश्रण में दोनों की भार प्रतिशतता ज्ञात करनी है। इसे भी आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, दोनों की ज्ञात करनी है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें विलयन की जो विलयन का भार है वो यहाँ आपको दिया हुआ नहीं है, तो इसमें आप विलयन का भार जरूर निकाल लेंगे। विलयन का भार दोनों का योग करने से निकल जाएगा 300 + 450, 450 को और 300 को जोड़ देंगे तो यहाँ जो विलयन का भार आएगा वो कितना हो जाएगा, 750। ठीक है, इस सवाल की तरह ही ये सवाल भी हो जाएगा, मगर 2 पार्ट्स में होगा। क्यों, क्योंकि CO2 की अलग निकलेगी और जल की भार प्रतिशतता अलग निकलेगी। या आप एक काम कीजिएगा, एक की प्रतिशत मात्रा निकाल लीजिएगा, दूसरे की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए उसे आप 100 में से घटा दीजिएगा, वहाँ से निकल के आ जाएगी। अब हम बात करेंगे इसमें आयतन प्रतिशतता की। आयतन प्रतिशतता हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल मिलता जुलता सा है, किससे, भार या द्रव्यमान प्रतिशतता से। वहाँ हमने लिया था 100 ग्राम, यहाँ हम लेंगे 100 ml। ठीक है, यहाँ हम क्या लेंगे, 100 ml विलयन। वहाँ हमने क्या लिया था, 100 ग्राम विलयन, यहाँ हम क्या लेंगे, 100 ml। और यहाँ हमें विलयन में पदार्थ में पता है 2 ही उपस्थित होंगे, एक विलय और दूसरा विलायक, मगर यहाँ हमें देखना है विलय की मात्रा किस में, ml में। तो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जहाँ भी ग्राम लिखा हुआ था वहाँ ग्राम की जगह क्या आ जाएगा, ml आ जाएगा, और जहाँ भार लिखा हुआ था वहाँ भार की जगह क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन नहीं तो उसके जैसी ही रहेगी जैसे कि हमारे पास में भार या द्रव्यमान प्रतिशतता की थी। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन वही है, 100 मिलीलीटर या 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ml में मात्रा को विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। चलिए एक बार इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में गुणा 100। ठीक है, इस टाइप से ही निकाल लेंगे और इसके सवाल भी कुछ इसी टाइप के हैं। अब याद रखिएगा, यहाँ हमने एक एग्जाम्पल भी एक नोट पॉइंट में भी समझाया है, जैसे कि कभी कभी हमें लिखा हुआ पाता है किसी सवाल में कि 10% ग्लूकोज के विलयन को 20% कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय विलयन को, इस टाइप से लिखा हुआ पाता है। तो आप समझिएगा, अगर आपको ये लिखा हुआ पा जाए कि ग्लूकोज के 10% जलीय विलयन, इसका मतलब ये है कि जो ग्लूकोज है वो उसमें 10% है और जो बाकी का 90% है वो 90% क्या है, उसमें जल है। अब इसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये समझिएगा आपको 100 ml विलयन मिला हुआ था कुल। ठीक है, और इसी पॉइंट को हम समझना चाह रहे हैं, हमें जो विलयन मिला हुआ था वो कितना था, केवल और केवल 100 ml मिला हुआ था और हमें दे दिया गया कि 10% क्या है इसमें, ग्लूकोज। तो इसमें से 10 ml क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, और जो बाकी का बचा हुआ है
90 ml वो हमारा क्या हो जाएगा, हम जल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके सवाल। इसके भी हमने 3 सवाल लिए हुए हैं, एक सवाल का सॉल्यूशन है और 2 सवाल आपको करने हैं। सवाल सेम ही है, ठीक है। यहाँ ये सवाल सही लिखा हुआ है, तो ये सवाल पहले के जैसा ही सेम है, बस किस चीज़ का अंतर है, यहाँ लीटर है और यहाँ भी क्या है, लीटर, और वहाँ क्या था हमारे पास में, किलोग्राम। तो सवाल को आप इसे कर लेंगे, सेम बिल्कुल पहले के जैसा ही सवाल है और आंसर भी सेम आएगा 25% या परसेंटेज, ठीक है। दूसरा सवाल मिला हुआ है आपको यहाँ 800 मिलीलीटर या 800 ml KI के जलीय विलयन में KI के 90 मिलीलीटर घुले हैं, विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको विलय का आयतन मिल गया है, कितना है, 90 ml है, ये किसका आयतन है, विलय का। और यहाँ आपको विलयन का भी आयतन दे रखा है, कितना है, 800 ml। तो आप क्या काम करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, गुना भाग करोगे और सवाल को कर दोगे, प्रतिशत मात्रा इसकी निकाल लोगे। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले के जैसा ही है, जैसा उसमें था, आंसर सेम आएगा, बस यहाँ ग्राम की जगह क्या लिखा हुआ है, ml लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सवाल को भी आप आराम से कर लोगे। अब हम बात करेंगे इसमें विलयन की सांद्रता की। तो जो विलयन की सांद्रता है, विलयन की सांद्रता हम यहाँ समझा रहे हैं ग्राम प्रति लीटर में, विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में भी होती है, ठीक है। तो 1 लीटर में विलय के जितने पदार्थ घुले हुए होते हैं उसे हम बोल देते हैं विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। डेफिनेशन में भी हमने यही लिखा हुआ है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। मोल प्रति लीटर में सांद्रता की बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन भी ठीक हमें इसी टाइप से देनी होगी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोल प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। फॉर्मूला दोनों के लिए चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो हम केवल पढ़ रहे हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला कुछ ये होगा, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होती है विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। और हम यहाँ एक और बात करेंगे छोटी सी, जो अगर विलय की मात्रा बहुत ही कम हो, अति सूक्ष्म हो, तो इसे हम काय में नापते हैं, ppm में नापते हैं। कभी कभी आपने कुछ जो हमारे पास में प्रोडक्ट आते हैं उनके पीछे कुछ की मात्रा ppm में लिखी हुई देखी होगी। तो ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, अर्थात 10⁶ में, ठीक है। चलिए अब पार्ट्स पर मिलियन में भी समझ लेते हैं ppm में सांद्रता कैसे निकल के आती है। यहाँ विलय का भार ग्राम में लेंगे और विलयन का भी क्या लेंगे, भार लेंगे, विलयन का भार ग्राम में और गुना कर देंगे इसकी 10⁶ से। किसकी निकालते हैं ppm में सांद्रता, तो वो हम समझ लेंगे जब वायु या जल में उपस्थित प्रदूषकों की मात्रा की गणना की जाती है, जो सांद्रता की गणना की जाती है, तो वो सांद्रता की गणना किस में की जाती है, ppm में की जाती है, पार्ट्स पर मिलियन में गणना की जाती है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।